अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, मैं आज एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। हमने आपको याद होगा एक सीरीज़ शुरू की है अंडरस्टैंडिंग पैथोलॉजी के हवाले से। उस सिलसिले में हमने एक लेक्चर किया मर्दाना अज़ाय तनासुल के ऊपर। आज का लेक्चर है हमारा ज़नाना अज़ाय तनासुल के ऊपर, यानी फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं ये ओवरीज से शुरू होते हैं। कहने का मुराद ये है कि अगर हम इसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले ओवरीज की बात करेंगे। तो ये आप समझ लें कि ये ओवरीज जो हैं ये मर्दाना खसियों या टेस्टिस के मुकाबले में दो ओवरीज होती हैं औरतों के अंदर, और इन्हीं में मादा तौलीदी खुलियात बनते हैं। ओवरी एक छोटा सा जिस्म होता है जो पेट के निचले हिस्से में वाक़ होता है। ये पेरिटोनियम झिल्ली की दो तहों से बनी एक साख्त की पिछले हिस्से से जुड़ी होती है। ये साख्त रहम का चौड़ा बंधन बनाती है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम जो बात कर रहे थे वो फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे। ये ओवरीज़ की हमने बात की। ये साख्त रहम का चौड़ा हिस्सा बंधन है। ओवरीज़ बादाम की शक्ल की होती हैं। यूट्रस या रहम के दोनों फेलोपियन ट्यूब के नीचे एक एक होती है। ओवरी की बैरूनी सतह पर एक ख़ास किस्म की एपिथेलियम की बनी हुई होती है, या इसकी जो स्ट्रक्चर होता है, बैरूनी स्ट्रक्चर जो होता है वो एपिथेलियम का बना होता है। एपिथेलियम एक टिश्यूज़ की टाइप है, और इसके ऊपर करीब हम एक डिटेल लेक्चर ब्रॉडकास्ट करेंगे। इन्हीं टिश्यूज़ में अंडे या ओवा पैदा होते हैं। ओवरी में ओवा पैदा होने के बाद अपनी पुख्तगी का एक पेचीदा अमल ओवरी की थैली ओवरिन फॉलिकल में मुकम्मल करते हैं। जब अंडे या ओवम पुख्ता होते हैं तो ये थैली फट जाती है और अंडा थैली से बाहर आकर फैलोपियन ट्यूब में अपना रास्ता बनाते हैं। हर ओवरी के लिए एक फैलोपियन ट्यूब होती है, और ओवम का काम इस थैली से इस तरह फ़रार यानी हो जाना है कि वो बाहर आ जाए। इस सारे प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं, और ये अमल हर महीने सिर्फ एक बार बाकायदगी से होता है। इसका सही वक्त 2 माहवारियों का दरमियानी वक्त है। हालांकि ओवरीज़ में एक बड़ी तादाद में दवा में ओवा तैयार होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही वक्त में एक ओवम फरार होने में कामयाब होता है। इस बाकायदगी का सबब प्रोस्टेट ग्लैंड का फेल है, फंक्शन है। मेरा ख़्याल है कि अब हम बात कर लें ओवुलेशन के ऊपर, यानी कि अंडे का बैज़ा में से यानी ओवम में से ख़ारिज होना या फ़रार होना, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम चीज़ है। तो ओव्यूलेशन जो है ये ओवम की थैली का पुख्ता होना और ओवम का आज़ाद होना ओव्यूलेशन कहलाता है। जब ये थैली फटती है तो कुछ खून निकलता है और थैली के जोफ में खून का लूथड़ा बन जाता है, और जर्द रंग के खुलियात इस लूथड़े में नशोनुमा पाते हैं और एक जर्द जिस्म कॉर्पस ल्यूटा बनाते हैं। अगर ओवम बारावर हो जाता है तो ये जिस्म कई महीने तक बढ़ता रहता है, और अगर ओवम फर्टिलाइज़ नहीं होता या बारावर नहीं होता तो ये सिर्फ 12 से 14 दिन तक बाकी रहता है, और उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन पीरियड के अंदर खारिज हो जाता है। इसके 3 बुनियादी फंक्शन हैं: ओवा पैदा करना, एस्ट्रोजन हार्मोन पैदा करना और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पैदा करना। नाज़रीन, एस्ट्रोजन हार्मोन बचपन से लेकर आखिर तक यानी सने यासन तक पैदा होते हैं, और ये हार्मोन जिनसी अज़ा की नशोनुमा से वाबस्तगी। इसी हार्मोन का ताल्लुक़ बलूगत पर जिस्म में होने वाली तब्दीलियों से है। अगर ये हार्मोन ना हो तो ज़नाना जिनसी हार्मोन्स और पिस्तान वगैरह सही तरह डेवलप नहीं हो सकते। प्रोजेस्टेरॉन कार्ब्स ल्यूटम से अफराज होता है, और इसका अफराज भी एस्ट्रोजन के साथ शुरू होता है। एस्ट्रोजन को पुख्ता ओवम तक पहुँचने के लिए गाढ़ा, नरम और मखमली कर देता है। तो नाज़रीन, ये हमारा था ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन आपको समझ आ गया होगा। ओव्यूलेशन के बाद जो अगला प्रोसेस है
वो है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है ये बारावरी है, यानी कि फर्टिलाइजेशन है जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो जो अमल बनता है उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। जिनसियत तौलीदी खुर में स्पर्मेटाज़ोन और जनाना अंडे ओवम के मिलाप को इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन हो जाएगी। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये अमल अमूमन जिनसी मेलाप के बाद फैलोपियन ट्यूब में होता है। वजाइना में कई स्पर्मेटोजोआ जमा होते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब में अपना रास्ता तलाश करते हैं। ट्यूब की उभरी हुई साख्त तमाम स्पर्मेटोजोआ को आगे बढ़ाती है, लेकिन अपनी दुम की हरकत की वजह से ये ख़ुद आगे बढ़ते रहते हैं। यानी ये दोनों चीज़ें आपस में मिलते हैं, क्योंकि जो स्पर्मेटोजोआ उसका साइज़ ही बहुत छोटा होता है, तो उसको बहुत छोटा फासला तय करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। इसलिए जो ओवरी का स्ट्रक्चर है या वजाइना का स्ट्रक्चर है वो भी इसकी हेल्प कर रहा होता है, और वो ख़ुद भी अपनी हरकत की वजह से आगे बढ़ रहा होता है। इस फर्टिलाइजेशन की सिर्फ एक ओवम की ज़रूरत होती है। ये खुली ओवम में दाखिल होता है, 12 बार फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ बढ़ता है और तकरीबन 1 हफ़्ते में अपना सफ़र मुकम्मल कर लेता है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है इसके कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन मजमूई साइज़ वही रहता है। कुछ अरसे के बाद यूट्रस की शिकनों में समा जाता है और जन्नैन जन्म लेने लगता है, और यहीं से ज़चगी का अमल शुरू होता है। नाज़रीन, इसके बाद जो हमारे पास चीज़ आएगी वो है फैलोपियन ट्यूब। नाज़रीन, फैलोपियन ट्यूब जो ज़नाना तनासुसी निज़ाम में मादा अंडा ओवा ले जाने वाली नाली यानी ओविडक्ट और यूट्राइन ट्यूब्स जो ये फैलोपियन ट्यूब कहलाती हैं, ये तकरीबन 4 इंच लंबी उजलाती नालियाँ होती हैं, यानी कि मस्कुलर वेजल्स होती हैं जो ओवरीज से यूट्रस या रहम तक होती हैं। ओवरीज इन नालियों में कोई बराह रास्त रब्ता नहीं होता। ये नालियाँ पेरिटोनियम में खुलती हैं, लिहाजा इस झिल्ली की वजह से वजाइना पेरिटोनियल खला में यूट्रस और इन ट्यूब्स के ज़रिए से एक रास्ता बन जाता है। फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने के बाद ओवा नर तौलीदी खुलियों के मुखालिफ खुद हरकत करने के काबिल नहीं होते। ये अंडे इन नालियों के बाल नुमा उभारों यानी कि सीलिया बहुत बारीक बाल नुमा रेशे होते हैं, जिनकी वजह से जो यूनिसेलुलर्स हैं अपनी हरकत को कंटिन्यू करते हैं। अगर ये सेलुलर्स ना हो तो उनको तैरने में मदद नहीं मिल सकती है, उनकी मूवमेंट ना होने के बराबर रह जाएगी। तो नाज़रीन, ये सीलिया का आपको पता लग गया। सीलिया की मदद से नालियों की हरकत की वजह से आगे बढ़ते हैं। एक मादा तो तौलीदी खुलिये को ओवरी से यूट्रस तक पहुँचते हैं तकरीबन 5 दिन लगते हैं। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि फैलोपियन नालियाँ ना सिर्फ ओवा की गुजरगाह होती हैं बल्कि बार अवरी का मकाम भी मुहैया करती हैं। नाज़रीन, इसके बाद जो ऑर्गन है वो है यूट्रस या रहम। तो अब हम बात कर रहे हैं जी यूट्रस की। यूट्रस या रहम ये सबसे अहम पार्ट है। यूट्रस एक मोटा नाशपाती की शक्ल का मस्कुलर ऑर्गन है जो पेल्वस में मसाने के पीछे और रेक्टम के आगे वाक़ होता है। यही वो उज़्व है जिसमें फैलोपियन ट्यूब होती हैं और इसी में बच्चा पैदा होने से कबल नशोनुमा के मुख्तलिफ मराहिल होते हैं। इसकी लंबाई 3 इंच और चौड़ाई 2 इंच और गहराई 1 इंच होती है। इसका ऊपरी हिस्सा बड़ा होता है, ये इसका जिस्म कॉर्पस कहलाता है, जबकि निचला हिस्सा जो गर्दनुमा होता है सर्विक्स कहलाता है। फैलोपियन नालियों के दाखिल होने के मकाम से ऊपर एक फंडस नामी ऑर्गन होता है, जो फंडस नामी हिस्सा होता है। यूट्रस के अंदर के जोफ की शक्ल अंग्रेज़ी हरूफ टी से मुशाबे होती है, लेकिन इसमें जन्नैन की मौजूदगी में नशोनुमा होने पर जिसामत में तब्दीली का एक हैरत अंगेज़ जो ना मामला पेश आता है। ये इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ अपने आप को मैच्योर करता है और बढ़ा लेता है। यूट्रस की गर्दन सर्विक्स वजाइना में खुलती है, जो कि पैदाइश की नाली का निचला हिस्सा और जिस्म से बाहर की तरफ जाता है। यूट्रस की अंदरूनी तह ख़ास किस्म की एपिथेलियम से बनी होती है जो एंडोमेट्रियम कहलाती है। इसकी ये तह माहवारी के अमल से वाबस्ता है। या रहम या यूट्रस 8 बंधनों की मदद से अपनी जगह पर कायम रहता है। उनसे 2 बंधन हकीकी और गैर हकीकी होते हैं, जो दरअसल आबदार झिल्लियों की चुन्नटें। अगले 2 बंधन हलाली शक्ल के होते हैं, जो रहम की अगली सतह और मसाने की पिछली सतह पर वाक़ है। 2 जानबी बंधों को चौड़े बंधन भी कहते हैं। अगर अब हम फंक्शंस ऑफ यूट्रस की बात करें तो ये आपको पता है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ यूट्रस जो है वो यूट्रस एक बार आवर ओवम को अपने अंदर रखता है और एक ओवम पुख्ता होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में
आ जाता है। इसकी बारआवरी फैलोपियन ट्यूब में ही होती है। यूट्रस की अंदरूनी सतह ओवम के इंतज़ार में रहती है और बिलाखिर ओवम इसमें आकर समा जाता है। ज़चगी में यूट्रस की जो जिसामत है बढ़ जाती है। अब इसकी दीवारें निस्बतन पतली लेकिन मजबूत होती हैं और जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये पेल्वस पेट के जौफ में आ जाता है। बच्चा पैदा होते वक्त यूट्रस मखसूस वक्तों में सुकड़ सुकड़ कर बच्चे और प्लेसेंटा को बाहर की तरफ धकेलता है और कुछ अरसे बाद सिकुड़ कर अपने असल साइज़ में वापस आ जाता है। नाज़रीन, इसके बाद जो सबसे अहम ऑर्गन है वो है वेजाइना। अब हम वेजाइना की बात कर लेते हैं। वेजाइना एक उजलाती नाली होती है जिसकी अंदरूनी सतह पर एक ख़ास किस्म के स्टेरिफाइड एपिथेलियम की तह बनी होती है। स्ट्रैटिफाइड, ये इसको हम एक लंबे डिटेल्ड लेक्चर के अंदर एपिथेलियम टिश्यूज़ के साथ ही स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यूज़ को भी डिस्कस कर लेंगे। इस तह में खून की नालियाँ और असाब होते हैं। वेजाइना की लंबाई तकरीबन 3 इंच होती है और यूट्रस को बैरूनी सुराख से मिलाती है, यानी एक्सटर्नल जो इसका एग्ज़िट है उससे मिलाती है। ये यूट्रस के निचले हिस्से जो गर्दनुमा हिस्से का अहाता करती है और पिछली जानिब सामने की निस्बत ज़्यादा ऊंची होती है। वेजाइना का अगला हिस्सा मसाने के निचले हिस्से से और पिछला हिस्सा रेक्टम से मिला होता है। वेजाइना की जो तह एक शिकनदार लौबदार झिल्ली की तरह है। इसकी सतह पर बहुत सी शिकनें होती हैं जो रोग कहलाती हैं। ये शिकनें बच्चे की पैदाइश के वक्त वेजाइना को चौड़ा कर देती हैं। अगर ये शिकनें ना हो, शिकनों का मतलब ये होता है कि वो फ्लेक्सिबल, वो पार्ट जो एक्सटेंड हो सकता है, जो फैल सकता है। अगर ये शिकनें ना हो तो बच्चे की पैदाइश के वक्त जो बच्चे के ज़ख्मी होने का चांस ज़्यादा होता है। ये चौड़ी हो जाती है, इसकी वजह से बच्चे का ज़ख्मी होने का इम्कान नहीं होता। वेजाइना पैदाइशी नाली या बर्थ कैनाल का एक हिस्सा होने के अलावा ज़नाना निज़ाम तौलीद का वो अज़व है जो जिनसी मिलाप के वक्त मर्दाना तनासुल को अपने अंदर दाखिल होने देता है। नाज़रीन, इसके बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो है वल्वा, वुल्वा। नाज़रीन, वुल्वा जो है ज़नाना आज़ाए तनासुल के बैरूनी अज़ा में शामिल होता है। इसमें होठों के 2 जोड़े, क्लाइटोरस और दूसरे मुतालिका अज़ा शामिल हैं। वुल्वा के ऊपर कुछ उभरा हुआ हिस्सा होता है जहाँ बलूगत के बाद बाल उगाते हैं। बड़े होंठ लैबिया मेजोरा मोटे भार से होते हैं। ये खाल, चर्बी, उजलात, टिश्यूज़ खून की नाली और असाब से बने होते हैं और दोनों तरफ से वल्वा का हिसार करते हैं। इनकी लंबाई 13 इंच होती है। छोटे लब यानी कि लैबिया माइनोरा या नाइम्फ, बड़े लबों के दरमियानी जिल्द की 2 चुन्नटें हैं। ये हर लब 2 इंच लंबा होता है। क्लाइटोरस एक छोटा मुस्ततीली शक्ल का अज़्व है। ये बड़े लबों के ऊपर इत्तिसाल से नीचे और छोटे लबों की बालाई चुनटों में घिरा होता है। ये उज़्व बेहद हसास होता है। क्लाइटोरस से कुछ नीचे पेशाब की नाली यानी यूरिथ्रा का सुराख होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी हैज़ की या मेंस्ट्रुअल साइकिल की। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमने जिस तरह पहले भी आपसे अर्ज़ की थी, फर्टिलाइजेशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो अहम भी मेंस्ट्रुएशन है यह हैज़ या माहवारी है। औरतों में हैज़ या माहवारी का शुरू होना आमतौर पर बलूगत की निशानी है, लेकिन बाज़ औक़ात देखा गया कि मेंस्ट्रुअल सिस्टम नहीं होता लेकिन औरत बालिग भी हो जाती है और वो बच्चा भी पैदा करती है। लेकिन यह बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, 1 इन अ मिलियन, यानी कि 10 लाख में से कोई एक औरत ऐसी हो सकती है कि जिसको मेंस्ट्रुएशन ना आती हो लेकिन उसको वो साहिब औलाद हो गई हो। बाज़ लड़कियों की मिसालें जो हैं वो दी जा सकती हैं लेकिन ज़ाहिर है कि ये रेयर हैं, तो नॉर्मली हम छुपाते भी हैं। ज़चगी के ज़माने में माहवारी नहीं आती। औरतों में यूट्रस के अंदरूनी हिस्से पर एक मखसूस किस्म की एपिथेलियम टिश्यूज़ की एक लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। इसी तह के ज़िम्मे माहवारी का अमल है। ओवम 2 माहवारियों के दरमियानी अरसे में तैयार होकर आज़ाद होता है। जब ये ओवम अपनी थैली में पुख्ता होने के अमल से गुजर रहा होता है तो एक हार्मोन एस्ट्रोन में डूबा होता है और यह हार्मोन खून के ज़रिए रहम तक पहुँचता है जहाँ ये एंडोकार्डियम को मुमकिन ज़चगी के लिए तैयार करता है। इस अमल में एंडोकार्डियम मोटी हो जाती है। अब जो एंडोकार्डियम मोटी हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि उसको फंक्शन थोड़ा सा लूज़ हो जाएगा। अब इसमें से ओवम आज़ाद हो जाता है तो ये यूट्रस में अपना सफ़र शुरू करता है। फैलोपियन ट्यूब से गुजरते हुए ये पुख्ता भी हो सकता है और नहीं भी। अगर ये पुख्ता या फर्टिलाइज़ नहीं होता तो एंडोकार्डियम ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस तरह में बारीक शिगाफों से खून बहना शुरू हो जाता है और यही खून बनने का अमल माहवारी कहलाता है। ये बहुत 5 दिन जारी रहता है, लेकिन ये 2 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है, चंद लम्हे भी हो सकता है और ये 7 से 10 दिन तक भी चल सकता है।
इससे पहले कि ये बहाव बंद हो, एंडोकार्डियम अपनी सतह की मरम्मत बाफ्तों की निचली सतह से दोबारा खुलिया बनाकर बहती है। ये अरसा तकरीबन एक दिन का होता है। सर्द ममालिक में हैज़ अमूमन 15 साल की उम्र से शुरू होता है, लेकिन गर्म ममालिक में ये अमल 9, 10, 11 साल की उम्र में भी शुरू हो सकता है। इसके अलावा 5-6 साल की बच्चियों में भी हैज़ देखने में आया, लेकिन यही बात है कि 1 इन अ मिलियन वाली बात होती है, बहुत ही रेयर होता है और ज़ाहिर है कि इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जा सकता। मेंस्ट्रुअल सिस्टम जो है तकरीबन 45 साल की उम्र तक चलता रहता है। तकरीबन 400 ओवम एक औरत के अंदर होते हैं, हर माह एक रिलीज़ होता है, तो अराउंड 36 ईयर्स तक ये सिलसिला बनता है। अगर किसी औरत को 15 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल सिस्टम शुरू हो तो 50 ईयर तक उसका चलेगा, अगर उसको 10 ईयर में शुरू हुआ तो 45 ईयर्स तक उसका सिस्टम चलेगा। हालत हैज़ 4 हफ्ता या 28 दिन से के वक्फे से होता है, लेकिन इसमें कमी बेशी भी हो सकती है। एंडोकार्डियम से हैज़ के ज़माने में तकरीबन 30 मुकब लीटर जो है वो खून खारिज होता है। 30 मुकब मिलीलीटर तकरीबन 1 औंस के करीब खून होता है। ये बाज़ाहिर इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्योंकि उसके अंदर प्लाज्मा भी होता है, पानी भी होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। इसके अंदर अगर और मस्तूरात लेडीज़ जो हैं वो एहतियात ना करें, अच्छे सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल ना करें, तो मज़ीद यूट्रस की इन्फेक्शन उसमें हो सकती है। तकरीबन यूट्रस 2 हफ्ते में अपनी असल हालत में वापस आ जाती है, दूसरे हैज़ के लिए तैयारी करती है। हैज़ के खून में यूट्रस और वजाइना की रतूबत मिल जाने से ये बदबूदार होती है। ये आम खून की तरह नहीं जमता। जिन दिनों में औरतों को खून आता है, इनको कमर और बैक में, हिप्स वगैरह में दर्द होता है और आम थकन और सुस्ती की कैफियत तारी रहती है। नाज़रीन, इससे जो अगला टॉपिक हम बात करेंगे वो है मेनोपॉज। नाज़रीन, मेनोपॉज जो है ये वो ज़माना होता है जिसमें माहवारी आना बंद हो जाती है। ये अमूमन 42 से 55 साल के दरमियान होता है, यानी कि अमूमन ये 36 साल का टाइम पीरियड होता है। जिनको लेट शुरू होती है डेट आनी, उनको देर तक रहती है, और जिनको जल्दी आनी शुरू होती है उनकी डेट भी जल्दी बंद हो जाती है। बहरहाल ये माहवारी के अफ़ाल मौकूफ़ हो जाने की वजह से होता है। इस उम्र में ओवरी आमतौर पर एक चिकना हिस्सा रह जाती है, ना ओवा और ऑस्ट्रोन पैदा करती है। एस्ट्रोन हार्मोन की गैर मौजूदगी की वजह से रहम, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना और वल्वा आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ते हैं। हालांकि सनेयास एक नॉर्मल कैफियत है, लेकिन फिर भी इसका शुरू होना बाज़ औक़ात मुश्किलात और आर्जी या टेम्परेरी जो कॉम्प्लिकेशंस का सबब बन सकता है। एस्ट्रोजन की गैर मौजूदगी बाज़ औक़ात चिड़चिड़ापन पैदा कर देती है, और ये अमूमन एक असूल समझा जाता है कि औरत जितनी अच्छी सेहत की होगी इतनी ही इस अमल में तकलीफ़ कम होगी। बाज़ औक़ात औरतों को किसी वजह से यह माहवारी नहीं आती, ऐसी कैफियत को एमिनोपॉज या एमिनोरिया कहते हैं। इसकी कई वजूहत हो सकती हैं। हार्मोन्स के अफराज में लम्फी या जिनसी अज़ा की गैर मुनासिब कारकर्दगी की वजह से हैज़ बंद हो सकता है। अक्सर औक़ात किसी नफसियाती वजह से भी ऐसा हो सकता है। किसी काम के करने की वजह से भी ये अमल हो सकता है, यानी कि माहवारी आना बंद हो सकती है। लेकिन माहवारी बंद हो जाने की वजह, सबसे बड़ी वजह ज़चगी है। तमाम वजूहात जो हैं वो सनेयासन के पहले दौर से पहले की होती हैं, क्योंकि सनेयास में या तो माहवारी होती नहीं या मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाती है। अब अगर हम कुछ बात करें औरतों के अमराज के हवाले से, तो औरतों के अमराज में जो सबसे बड़े बड़े अमराज हैं उनके अंदर हम देखेंगे सबसे जो मेन इशू है वो है लकोरिया। लकोरिया नॉर्मली 3 किस्म का होता है, पतला पानी की तरह, गाढ़ा और एक बहुत ही थिक और ज़र्द। तो जो पतला पानी की तरह होता है वो बहुत ही पतला और नरम होता है, नॉर्मली कब्ज़ की वजह से या किसी इंटरनल इन्फेक्शन की वजह से अमल होता है। दूसरा जो हम इसको तिब्बी ज़बान में असाबी लकोरिया कहते हैं। इसके अंदर असाब बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। इसके अंदर नेट्रम्योर जैसी दवाइयाँ बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं, नेट्रम्योर, कलकेरिया फॉस वगैरह। इसके अलावा ओवाटोस्टा जो है बहुत शानदार दवाई है, इसके लिए 3x में ये सब इस्तेमाल करवा सकते हैं। दूसरे रतूबत जो होती है उसमें वो गाढ़ापन होता है, सफ़ेदी माइल होती है, मकदार में काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके लिए भी जो खुश्क अद्वियात हैं वो इस्तेमाल करानी बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। नॉर्मली औरतों की ज़्यादातर अमराज में लकोरिया में सीपिया का के लिए काफ़ी अच्छी दवाई हो सकती है। तो आप सीपिया, ओवाटोस्टा और नेट्रम्योर और कलकेरिया फॉस के इस्तेमाल से लकोरिया पर काबू पा सकते हैं। इसके अलावा तीसरा किस्म का जो लकोरिया वो दर्द के साथ होता है, बहुत थोड़ी मकदार में होता है, तो उसकी जब तक आप मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे उसका मसला हल नहीं होगा। औरतों के अंदर जो दूसरा मसला होता है वो होता है
डिस्मेनोरिया यानी कि उसरत हैज़ यानी कि हैज़ का मुश्किल से ख़ारिज होना। तो हैज़ का मुश्किल से ख़ारिज होना उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन अमूमन उसकी वजूहात में सबसे बुनियादी वजह खून की कमी है। अगर ये मसला खून की कमी की वजह से पैदा हो रहा तो आप उसके लिए अल्फ़ल्फ़ा या एवनस्टेवा या चाइना का इस्तेमाल कराएं। खून पैदा करने के लिए डेट आने से 3 दिन पहले अशोका का इस्तेमाल करवाइए, लेट्रस फेरिनोसा भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन अगर ये मसला किसी डिसफंक्शनिंग की वजह से तो नाजरीन इसके लिए जो सबसे उम्दा दवाई हो सकती है वो अशोका ही है। तो आप अशोका के 10 का तेज़ को सुबह दोपहर शाम दीजिए, इंशाल्लाह फ़ाक होगा। जो तीसरा मसला मस्तूरात के अंदर होता है वो होता है हैज़ का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से आना। हैज़ का दर्द से आना या तकलीफ़ से आना या हैज़ का बहुत कम मकदार में आना। नाज़रीन इसके लिए एक दवाई बहुत शानदार है, वो है पल्साटीला। पल्साटीला ये आवाज़ात को बहुत ही जल्दी 1 या 2 डोज़ में 200 पोटेंसी में बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से कवर करा जाती है। अगर इससे कवर ना हो और यह हैज़ खून की मकदार ज़्यादा हो लेकिन दर्द भी ज़्यादा हो, तपकन भी ज़्यादा हो, गर्मी भी ज़्यादा महसूस हो रही हो, तो इसके लिए सबसे शानदार दवाई बेलाडोना भी हो सकती है। अमूमी तौर पर 1 या 2 डोजेज़ ही बेलाडोना की जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर जाती हैं और मर्ज़ को ख़त्म करने में मदद देती हैं। अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो हमारा इस पोस्ट के आगाज़ में हमारा टेलीफ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप उस टेलीफ़ोन पर हमसे व्हाट्सएप के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो व्हाट्सएप के ऊपर आपके मैसेज को इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा आप कमेंट में भी अपने सवालात को डाल सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।